नमस्कार, मैं मुकेश यादव। आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को सीटेट का 1 to 5 पढ़ा रहा हूँ ईवीएस। तो ईवीएस में अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास देख सकते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 2 का आप नेक्स्ट पॉइंट, जिसका आज का टॉपिक है क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। यानी कि क्षेत्र का मतलब होता है अलग अलग जगह में जो मौसम होता है उसके अनुसार पेड़ पौधे भी होते हैं, तो उसके अनुसार उसको बांटा गया है। तो सबसे पहला है आप यहाँ जलोदविद, जलोदविद जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रोफाइटा, लवणोविद हेलोफाइटा, समोदविद मेसोफाइटा, मरुदविद जायरोफाइटा। तो आप यहाँ देखेंगे कि जलोदविद में यानी नीचे लगा हुआ है जल। तो याद रखिएगा कि वैसा पौधा जो पानी में उगता है, और जो पौधा पानी में उगता है उसमें आपका जड़ जो होता है ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, उसका जड़ जो होता है बहुत ही कम या विकसित होता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और जड़ जब विकसित होता है तो ऑटोमेटिक है कि हर पार्ट्स कम विकसित होगा, तो उसका पत्ता जो होता है वो पतला होता है और संकरी होता है। संकरी मतलब लंबा टाइप से होता है और पतला होता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके मोम का परत हो जाता है। आप खुद देखेंगे जिस पत्ता पर जो पानी में हमेशा रहता है, ऑटोमेटिक है कि पानी हमेशा रहने के कारण उसको आप जब टच करेंगे तो मोम की तरह वो हाथ आपका फिसलेगा, तो वो मोम का परत होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और जैसे में इसका उदाहरण है कमल का फूल, हाइड्रीला, जल लीली। ध्यान रखेंगे, कमल का फूल, हाइड्रीला और जल लीली। दूसरा जो है इसको हम लोग कहते हैं लवणोविद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेलोफाइटा। और आप देखेंगे यहाँ पर इस वर्ड को देखिए, लवण। लवण लवण का मतलब है वैसा जगह जहाँ पर पानी और मिट्टी दोनों का मिक्सिंग हो, इसका मतलब है दलदली इलाका। और आप देखेंगे कि यह जो है दलदली क्षेत्र में यह पौधा पाया जाता है लवणोभिद, जिसे जैसा वैसा पौधा जो दलदली क्षेत्र में पाई जाती है उसे हम लोग लवणोभिद पौधा कहते हैं। और कहा जाता है जो यह इसका जो जड़ होता है वो जमीन से यहाँ ऊपर होता है, जड़ जमीन से ऊपर होता है। इसका एक उदाहरण है साल्ट मार्श। क्या बोलेंगे? साल्ट मार्श, याद रखेंगे। नंबर 3 है समोदविद। आप यहाँ देख सकते हैं समोदविद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेसोफाइट। तो यहाँ आप गौर कीजिएंगे, सम से याद रखिए समतल जमीन। समतल जमीन वैसा जमीन जहाँ पर खेती योग्य जमीन हो उसे हम लोग समोदविद कहते हैं। तो याद रखें, खेती योग्य जमीन, समतल इलाका जिस तरह से समतल इलाका में होता है। तो इसमें क्या होता है, इस समतल इलाका का जो पौधा होता है उसका तना एकदम ठोस होता है, ठोस होता है, मजबूत होता है। जैसे में आप देख सकते हैं गेहूं, धान, मक्का, टमाटर। ये आपको उदाहरण याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में उदाहरण ही पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि टमाटर, गेहूं, धान, मक्का ये कैसा पौधा है, तो आपका जवाब होना चाहिए समोदविद। ठीक है। अब देखिएगा कि कितना भी हवा चलता है तो ये जल्दी गिर नहीं पाता है, तो यह इसका तना ठोस होता है। इसके अलावा एक लास्ट है मरुदविद। मरुदविद जो है ये मरुस्थली इलाका में पाया जाता है। जैसे अपना इंडिया में राजस्थान है, तो राजस्थान में यह रेगिस्तान इलाका में यह पाई जाती है। और इसकी पत्ती जो होती है वो छोटी होती है, लेकिन पत्ती छोटी होती है और जड़ें गहरी होती है। गहरी का क्या मतलब है, यह रेगिस्तान में तो पानी बहुत कम होता है, तो उसको जमीन से बहुत नीचे पानी होता है, तो जिस कारण से इस इलाका का जो पौधा है वो पौधा आपको पानी के तलाश में वो नीचे तक जाती है। तो इसीलिए कहा गया इसका जड़ जो होता है बहुत ही गहरा होता है, पानी के तलाश में हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर तना जो होता है गद्देदार होता है। गद्देदार का मतलब है जब उसे आप टच करेंगे तो वो आपको मुलायम टाइप से लगेगा, तो गद्देदार याद रखिएगा। तीसरा, मोम की परत इस पर जमी रहती है, यानी कि ये जो पत्ता है और इसका जो तना है, तो तना के ऊपर आप देखेंगे कि मोम का लेयर रहता है, उसको छूने से आपको मुलायम टाइप से लगेगा, तो यह मोम की परत से ढका रहता है। उसके जैसे में उदाहरण में कौन कौन है, तो नागफनी, एकासिया, यूफोबिया। फिर से सुनिए, नागफनी, एकासिया, यूफोबिया। ये जो पौधे हैं इसे हम लोग मरुदभिद पौधा कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। अब आगे आते हैं, कुछ ऐसे विशेष पौधे हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका बरगद। कहा जाता है कि बरगद का पौधा ऐसे तो बहुत ही बड़ा होता है, विशाल पेड़ होता है और यह बहुत दूर तक फैला हुआ होता है। इसकी जड़ें भी निकली रहती है। तो याद रखिएगा, इसमें शाखाओं से जड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
यानी कि इसमें जो होता है शाखा से जड़ निकला हुआ रहता है, जैसे पेड़ है और पेड़ के जो शाखा है, जो टहनी, उससे वो नीचे जड़ रहता है और जड़ जमीन में टच रहता है, तो उससे हम लोग कहेंगे शाखाओं से जड़। और स्तंभ जड़ जिसे कहते हैं, वो जड़ को हम लोग कौन सा जड़ कहते हैं? स्तंभ जड़, अंग्रेजी में कहते हैं टैप रूट। तो याद रखना है कि स्तंभ जड़ किसे कहते हैं? तो बरगद को। नंबर 2 है क्रोटन। आप देखेंगे कि किसान जो होते हैं वो अपने जमीन में जहाँ पर वो फसल बोया जाता है, जहाँ पर वो फसल लगाते हैं, तो वैसे जगह में वो क्या करते हैं? क्रोटन का भी पेड़ लगा देते हैं जहाँ तहाँ। मतलब जैसे आप धान गेहूं जो भी आप बोएं, तो बीच बीच में हल्का 1-2 जगह आप क्रोटन का पौधा लगा दीजिए। तो क्रोटन का पौधा क्यों लगाया जाता है? इसलिए क्योंकि क्रोटन का पौधा से हम लोग को यह पता चल जाता है, खासकर किसान को, कि फसल को पानी की आवश्यकता कब चाहिए। क्योंकि क्रोटन का पौधा जो है, इसकी जड़ ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा, क्रोटन का पौधा, मान लीजिए मिट्टी का लेयर है और क्रोटन का जड़ यहाँ तक है, ये यहाँ तक, तो इससे अगर नीचे पानी जाएगा तो क्रोटन का पौधा को पानी मिलेगा नहीं, और जब उसको पानी नहीं मिलेगा तो पानी बिना सूखेगा। तो जब पानी बिना सूखना, मुरझाने लगेगा ये क्रोटन, तो इससे किसान को समझ में आ जाएगा कि पानी का लेयर नीचे चला गया है और हमारे फसल को पानी की ज़रूरत है, तो इसीलिए वो सिंचाई करते हैं। तो ध्यान रखें क्रोटन। तीसरा है केला। केला एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कमजोर टाइप का होता है, इसका तना कमजोर होता है, यह हरा रंग का होता है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे खास बात कि केला का हम लोग फल और फूल दोनों खाते हैं। केला का जो फल और फूल जो होता है, यह दोनों खाने के काम में आता है। अब एक है खेजरी। ध्यान रखेंगे, खेजरी। खेजरी के बारे में कहा जाता है कि यह सूखा हुआ इलाका, जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, जैसे अपना देश में रेगिस्तानी इलाका, राजस्थान में, यह जो इलाका है यह शुष्क छायादार वृक्ष है। मतलब सूखा हुआ है लेकिन यह छायादार होता है, बहुत बड़ा होता है, जिसके आप नीचे आराम कर सकते हैं, छाया आपको मिलता है। और यह भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र में यह पाई जाती है। अब इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है? तो रेगिस्तान में तो पानी तो एक कम है, तो पानी कम होने के कारण यहाँ इस पौधा को, खेजरी नामक जो पौधा है, इसको पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। ध्यान रखेंगे। और इसके जो फल होते हैं वो फल से सब्जी तैयार होता है। तो याद रखेंगे कि खेजरी जो पौधा है उसके फल से सब्जी बनता है और आराम से आप इसका सब्जी बनाकर खा सकते हैं। अब यह खेजरी पौधा जो है, यह इतना ज़्यादा, एक गांव है, इसके खेजरी पौधा के नाम पर ही एक गांव का नाम रख दिया गया है, खेजरी गांव, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इस गांव में खेजरी पौधा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस गांव का नाम भी खेजरी रख दिया गया है। तो अब इस खेजरी पौधा से क्या क्या फायदा है? तो फायदा है कि सबसे पहला कि इसका जो छाल है, पेड़ का जो छाल है, उससे हम लोग दवाई बनाते हैं। इसके अलावा इस खेजरी पौधा जो है, इसके लकड़ी से हम लोग कुर्सी टेबल जो भी आप चीज़ है उसको इस लकड़ी से हम लोग बना सकते हैं। क्यों? और वो लकड़ी बहुत ही मजबूत होता है, सालों साल चलता है। इससे फायदा क्या है कि इसमें कीड़ा नहीं लगता है। खेजरी पौधा में आपको कीड़ा नहीं लगता है, तो ये इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आता है एक है रेगिस्तानी ओक। ये ध्यान रखेंगे, रेगिस्तानी ओक क्या है? तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो देश है एक महादेश भी है, तो ऑस्ट्रेलिया देश या महादेश में यह आपको कहाँ पाई जाती है? तो रेगिस्तानी इलाका में पाई जाती है। और इसका वैज्ञानिक जो नाम दिया गया है, यहाँ ध्यान रखेंगे, तो इसका एक वैज्ञानिक नाम है, यहाँ ये एलोक्सुअरीना, एलोक्सुअरीना डिकासैनेना। फिर से समझे, यह जो रेगिस्तानी ओक जो पौधा है, इसका वैज्ञानिक नाम है एलोक्सुअरीना डिकासैनेना। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि यह पौधा का जड़ जो होता है बहुत ही गहरा होता है, यानी कि जितना, ये सपोज कीजिए जमीन है, तो जमीन से जितना ऊपर पौधा जाएगा, इससे 30 गुना नीचे इसका जड़ जाता है। फिर से याद रखिए कि मान लीजिए इस तरह से फिगर सपोज कीजिए, यह होगी आपका पौधा, तो पौधा अगर जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे उससे ज़्यादा यह आपका जड़ जाएगा।
क्योंकि रेगिस्तानी इलाका, और आपने पढ़ा है कि रेगिस्तान में जो पौधा होता है वो पानी की तलाश में जाता है, और पानी की तलाश में रेगिस्तान में पौधा बहुत दूर तक ये चला जाता है अंदर में। तो यह, इसकी जड़ क्या होती है, गहरी होती है, इतना गहरा होता है कि 30 गुना, कितना गुना, 30 गुना, याद रखिएगा। तो 30 गुना ये जमीन के अंदर चली जाती है, और ऊपर में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है रेगिस्तान इलाका में, तो इसलिए इसका पत्ता बहुत ही कम होता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसका एग्जाम में क्या पूछता है, यह जो पौधा है, यह रेगिस्तानी ओक, तो यह इसका तना, क्योंकि यह अंदर में गया, तो अंदर में यह जब गया तो मान लीजिए यहाँ पानी है, तो पानी इसके अंदर में तना में आता है, ठीक है। तना के अंदर पानी भरा रहता है, जल एकत्र रहता है, जिस कारण से वहाँ के लोग पानी के लिए क्या करते हैं, इसी तना में छेद करके पाइप लगा लेते हैं और इसी से यह पानी निकालते हैं गांव के लोग। तो पतला पाइप डालकर पानी लोग बाहर निकालते हैं, कौन, तो यहाँ के लोग निकालते हैं। घटपर्णी, घटपर्णी को हम लोग नीपेंथस कहते हैं। फिर से देखिए, घटपर्णी को नीपेंथस कहते हैं। इसकी खासियत क्या है, ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसमें कहता है कि यह जो है, यह ऐसा पौधा है कि आपको यह खुशबू निकालता है, यानी कि इस पौधा का सेंट निकलता है, और उस सेंट से आकर्षित होकर जो भी कीड़े मकोड़े हैं, इसके अलावा चूहा है, मेढक है, ये सभी जो भी कीट पतंग, जिसे आप कहते हैं कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव जो है, यह घटपर्णी नामक जो पौधा है वो अपना सेंट निकालता है। सेंट मतलब खुशबू निकालता है, और खुशबू से क्या होता है, ये लोग इसको सूंघ कर उसके खींचे चले आते हैं, और खींचे चले आते हैं तो इसका आकार जो है यह पत्ती नुमा ढक्कन की तरह होता है। मतलब इस तरह का, यह सपोज कीजिए ऐसे करके यह आपको ये पौधा होता है, और ऊपर से यह ढक्कन टाइप का होता है, ऐसे यह खुशबू निकलता है। तो जैसे ही मान लीजिए कि यह मक्खी जो है उड़ के इधर आई, और जैसे ही इसके अंदर यह जाती है मक्खी, ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है, और ढक्कन जब बंद हो जाता है तो यह फूल उसको आराम से खा लेती है। तो आप यहाँ देखते हैं कि यह फूल जो है, जिसे घटपर्णी फूल कहा गया, यह फूल आखिर क्यों खाती है इस जीव जंतु को, इसलिए क्योंकि इसे नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो यह नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए यह आपको, यह कीड़ा चूहा मेढक जो भी है, कीड़ा मकोड़ा, वो सबको खाती है। यह एक तो ये लंबा होता है घड़ा की तरह, इस तरह से मान लीजिए ये घड़ा की तरह लंबा होता है, ऊपर से पत्ती नुमा ढक्कन होता है, इस तरह से आपको ढक्कन बनाया, ढक्कन होता है, इसके अंदर से ये खुशबू निकलती है, और ये खुशबू के कारण ये बेचारे कीड़े मकोड़े चूहा मेढक ये खींचे चले आते हैं। तो इस तरह का जो पौधा है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो ये पौधा जो है घटपर्णी पौधा आपको 3 जगह पाया जाता है। एक तो इंडिया में मेघालय, इसके अलावा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये ध्यान रखना है। यह 3 जगह पाई जाती है, मेघालय इंडिया में, इसके अलावा इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है हिमालय मेपल। हिमालय मेपल क्या है, जिससे हम लोग एसर ओबलुंगम भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। हिमालय मेपल को एसर ओबलुंगम भी कहते हैं। यह एक तरह का जड़ी बूटी वाला पौधा, औषधीय पौधा है, जिससे दवाई बनाई जाती है। और ये आप हिमालय क्षेत्र में जाएंगे तो आपको यहाँ पर, यह क्षेत्र में आप जब जाएंगे तो हिमालय से तराई में यह 600 से 2000 फीट नीचे में यह पौधा पाया जाता है। कौन सा, यह पौधा का नाम है हिमालय मेपल। और कहा जाता है यह पौधा को हम लोग नम जंगल में रहता है, मतलब जहाँ पर छांव बहुत दूर जाता है। अब इसमें यह लिखा गया है कि यह जो है मध्यम आकार का होता है, छोटा आकार का होता है, इसीलिए इसको हम सदाबहार पेड़ कहते हैं। सदाबहार मतलब हमेशा इस पर पेड़ पत्ता उत्ता होता है, तो इसे सदाबहार पेड़ कहते हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद है हम लोग देखेंगे पौधा का महत्व। आखिर पौधा हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो आप देखेंगे कि पौधा जो है, एक तो सबसे पहला हवा को शुद्ध करता है। हम आप लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको, वो पौधा अगर ना रहे तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, तो यह हवा को शुद्ध करता है। इसके अलावा आपके वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसको वो पूर्ति करता है। तीसरा बात, यह हम सभी जीव के लिए एक जीवन का दायनी होता है, क्योंकि यह पौधा जो है हम लोग को सांस भी देती है, खाना भी देती है, लकड़ी भी देती है, आरामदायक। हम लोग लकड़ी से ही सारा चीज भी, फर्नीचर जो भी हमारी सुविधा का चीज है, खाने का चीज है,
तो ये सारा चीज हम लोग को देती है। और यह क्या करता है, तीसरी बात कि यह पूरे पर्यावरण को संतुलन बना के रखती है, संतुलन भी बना के रखती है। उसका मृदा क्षरण, मिट्टी जब बारिश जब खूब होती है तो पानी से मिट्टी की ऊपरी परत वो दह जाती है, तो ये पौधा होने से उस मिट्टी को कस के जकड़ी हुई रहती है। तो ये मिट्टी मृदा क्षरण में भी यह सहायता करती है। उर्वरा शक्ति जो है आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। जैसे किसान अपना खेती जब करते हैं तो मिट्टी में पावर होना चाहिए, तो यह जो है पौधा आपको वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में ग्रहण करके आपके मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बेहतर करके रखता है, जिससे हम लोग अगर कम खाद फसल भी देते हैं तो यह मिट्टी बहुत अच्छा उपजाऊ होता है। तो इसकी उर्वरा शक्ति को यह बढ़ाता है। सौंदर्यता के कहा जाता है कि अगर चारों तरफ फूल बगीचा हो, इसमें आप देखेंगे पेड़ पौधा में तरह तरह के फूल होते हैं, फल होते हैं। आप अगर पार्क में जाएं, बगीचा में जाएं, तो उसको देखकर हम लोग का मन गदगद हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे प्राकृतिक का यह सौंदर्यता भी बढ़ाता है। तो इस तरह से पौधा का आपने महत्व देखा हल्का फुल्का। अब इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे मरुदबीद के उदाहरण, और आपने पढ़ा है मरुद का मतलब होता है मरुस्थल इलाका में। तो ये कुछ नागफनी है, यूफोबिया है, एकासिया है, ये सब कुछ मरुदबीद के उदाहरण है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे कि पौधा से और हम लोग को क्या क्या मिलता है। तो विविध उत्पाद, विविध का मतलब है इसके अलावा हम लोग पौधा से बहुत सारा चीज पाते हैं। जैसे आप देखेंगे अनाज, पौधा से अनाज मिलता है, दाल मिलता है, सब्जी, खाद्य तेल, पीने वाला पदार्थ, रेशेदार पदार्थ, ये सभी चीज हम लोग को मिलता है। इसके अलावा औषधि, दवाई भी। तो हम लोग चलिए इसमें देखेंगे कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आपको पेड़ पौधा से क्या क्या फायदा है। तो सबसे पहले अनाज, तो अनाज में क्या क्या है तो आप देख सकते हैं गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी अनाज है। दाल में मटर, चना, अरहर, मूंग, मसूर, ये सभी दाल का नाम है। सब्जियां, अब कहा जाता है ये जो सब्जी जो है आप यहाँ देख सकते हैं, यह आपको लगभग 5 तरह का पौधा से हम लोग को सब्जी बनाते हैं, खाक बनाते हैं। तो देखिए, एक हो गया आपका जड़, नंबर 1, तना, पत्ती, फूल, फल। तो यह सभी जो है सब्जियां में ही आता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सब्जी जिसका हम लोग जड़ खाते हैं। तो जड़ हम लोग किस किस का खाते हैं, तो मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम। ये आपको याद रखना होगा कि वो कौन सा सब्जी है जो कि हम लोग जड़ के रूप में उसको हम लोग खाते हैं। तो मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम। इसके अलावा कौन सा पौधा जिसका हम लोग तना खाते हैं, तो तना में आ गया आलू, अरबी, अदरक। उसी तरह से पत्ती, पत्ती किसका खाते हैं, तो पालक, बथुआ, मेथी, सरसों। अब आते हैं फूल, तो फूल, फूल गोभी। तो आपसे पूछा जाएगा कि फूल गोभी का हम लोग कौन भाग खाते हैं। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा जड़, तना, फूल, पत्ती। तो आप क्या आंसर मारेंगे, फूलगोभी का फूल। तो ये फूल भी लिखा हुआ है। उसके बाद फल में आता है तोरी, भिंडी, टमाटर। ये एग्जाम में जरूर पूछता है भिंडी और टमाटर, ध्यान रखिएगा कि भिंडी का हम लोग कौन भाग खाते हैं, तो फल। टमाटर का भी कौन भाग खाते हैं, तो फल। तो टमाटर क्या है, तो वो एक फल है, ध्यान रखिए, सब्जी हम लोग उसका खाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका खाद्य तेल। चौथा, खाद्य तेल बहुत सारा ऐसा भी पेड़ पौधा से हम लोग को बीज प्राप्त होता है जिससे हम लोग तेल बनाते हैं। जैसे आज के डेट में आप देख लीजिए, एक तो हम लोग अपने शरीर में लगाने वाले तेल भी होता है, सब्जी बनाने वाला भी तेल होता है। तो उसी तरह का खाद्य तेल जो है हम लोगों को किस किस चीज से प्राप्त होता है। तो आप देखिएगा, ये जो खाद्य तेल है, एक तो हम लोग को बीज से प्राप्त होता है, उसके बाद फूल से प्राप्त होता है, और इसके अलावा फल से प्राप्त होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि खाद्य तेल जो है खाने वाला तेल, इसलिए खाद्य तेल नाम पड़ा। तो ये हम लोग को 3 गो, बीज से प्राप्त होता है, फूल से प्राप्त होता है और फल से प्राप्त होता है। तो बीज में कौन कौन आ गया, तो तिल, सरसों, मूंगफली। फिर से सुने, तिल, सरसों, मूंगफली, ये सभी बीज से प्राप्त होता है। फूल में, फूल से जो तेल प्राप्त होता है उसका नाम है चमेली, गुलाब। उसी तरह से फल
फल से कौन, तो नारियल, नारियल एक फल है जिससे हम लोग को तेल प्राप्त होता है। उसी तरह से आप देखेंगे पेय पदार्थ, पेय पदार्थ जो हम लोग पीते हैं, तो पेय पदार्थ में आता है आपको कपास, जूट, सन, ध्यान रखेंगे, कपास, जूट, सन। उसी तरह से सातवां जो है औषधि, औषधि जो वैसा कौन सा पेड़ पौधा से हम लोग को दवाई मिलती है, दवाई हम लोग के लाइफ में आता है, तो यह दवाई में आपको आ गया कवक से, कवक से जो दवाई होता है बनता है उसका नाम है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ध्यान रखिएगा, कवक से जो दवाई बनता है उसका नाम है पेनिसिलियम। उसी तरह से बेलाडोना जो है उससे दवाई बनता है एट्रोपिन, बेलाडोना से क्या बनता है, एट्रोपिन। उसके बाद अफीम, अफीम से बनता है मार्फिन, ध्यान रखेंगे, अफीम से मार्फिन। उसी तरह से इसबगोल से बनता है इसबगोल, तो इसबगोल से इसबगोल ही बनता है। तो ये हम लोग पौधे से होने वाले मनुष्य को फायदा के बारे में हम लोग बतलाएं। अब हम लोग आगे आते हैं कि जंतु का वर्गीकरण, यानी कि जंतु को बांटते हैं। आप देखते हैं कि हम लोग अपने पृथ्वी के वातावरण में असंख्य लाखों करोड़ों टाइप के जीव जंतु हम लोग देखते हैं। यह भी देखते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, प्रजनन, उनका भोजन सभी अलग अलग होता है। सभी जंतु का रहने का जगह, बच्चा पैदा, इसके अलावा उनका भोजन सभी का अलग अलग होता है। और आप देखेंगे कि मनुष्य के लिए जंतु जो है वो फायदेमंद होता है, क्योंकि मनुष्य के लिए वो हर चीज में काम आता है। और आप ये भी देखेंगे कि मनुष्य की तरह जंतु को भी घर चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, यह जरूरी है। इसके अलावा हम लोग यह भी देखते हैं कि जो छोटा बालक होता है हम लोग के घर में, तो वो बच्चा बचपन से ही पालतू पशु को पालता है, उसके साथ रहता है, उसके साथ बढ़ता है। तो उसके वो पालतू पशु जो हम लोग पालते हैं, तो वो बच्चा उस पशु के स्वभाव, उसके घर, ये सब से, उसके भोजन, ये सब से उसको लाभ पहुंचता है, उसके बारे में वो जानता रहता है और देखते हुए वो आगे की ओर बढ़ता है। तो इस तरह से पशु को देखकर वो बच्चा बहुत सारा चीज़ सीख जाता है कि वो कौन सा पशु है, वो कैसा भोजन करता है, वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, वो बदमाश है या शांत टाइप का है। तो बच्चा बहुत सारे वातावरण में पाए जाने वाले पशु से वह मतलब जानकारी उसको मिल जाती है। अब हम लोग यह भी देखेंगे कि जो पशु होता है वो 3 प्रकार का आप देखते हैं। एक को आप कह सकते हैं, जैसे एक पानी में रहने वाला, तो पानी में रहने वाला जो है आप यहाँ देखेंगे कि मछली और ऑक्टोपस, मछली और ऑक्टोपस जो है यह पशु आपको पानी में ही पाई जाती है, इसीलिए इसको हम लोग जंतु जल में रहते हैं। ये जंतु जल वाला पशु हो गया मछली और ऑक्टोपस। एक कुछ ऐसा भी पक्षी पशु है जो कि स्थल पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, तो उनका नाम है आपको पक्षी और स्तनपाई। तो ये पक्षी और कुछ जानवर जो है वो जमीन पर रहते हैं। तीसरा ऐसा पशु है जो कि जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। तो जमीन और पानी दोनों में जो रहते हैं उसे हम लोग उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर। तो ऐसे उदाहरण है मेढक और सेलामेंडर। मेढक और सेलामेंडर उभयचर पशु है। उसी तरह से पक्षी और जितने भी जानवर हैं उन सब, वो सभी आपको जंतु स्थल के पशु हैं। और मछली ऑक्टोपस जो है वो जलीय पशु है। तो इस तरह से हम आप लोग देखते हैं पशु के बारे में, उसका वास स्थान अलग अलग है। कोई पशु पानी में रहता है, कोई पशु जमीन पर रहता है, और कोई पशु जमीन और पानी दोनों में रहता है। अब उसके आधार पर हम लोग जंतु का वर्गीकरण करते हैं, यानी कि जंतु का जो वर्गीकरण करते हैं उसके शरीर की बनावट, ध्यान रखेंगे, उसकी शारीरिक रचना, वो कैसे पलता बढ़ता है, उसका आवास, स्वभाव, उपयोगिता, यानी कि हम लोग जंतु को बांटते हैं। हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में जो भी जीव जंतु को देखते हैं तो उसको हम लोग बांटते हैं। तो बांटते हैं उसके शरीर के बनावट के अनुसार, पोषण, आवास, स्वभाव, उपयोगिता के आधार पर उसको हम लोग बांटते हैं। और उसके अनुसार हम लोग उसको आगे चलकर देखिए तो कहा गया है कि जंतु को हम लोग शरीर की रचना के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहला शरीर के रचना, ध्यान रखेंगे, शरीर का बनावट के आधार पर उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 2 भागों में, एक को कहा गया कशेरुकी जंतु, एक को कहा गया अकशेरुकी जंतु। ध्यान रखिएगा, कशेरुकी जंतु में कौन कौन आ गया?
तो गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य, हम लोग खुद आ गए। तो गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य ये सभी कशेरुकी जंतु में आ गया। तो कशेरुकी जंतु किसे कहते हैं? तो कहा गया है कि इसमें जंतुओं का अस्थि और उपास्थि से बना कंकाल पाया जाता है। यानी कि हम लोग के शरीर में जो कंकाल होता है, कंकाल यह जो होता है दो चीज से बनता है, एक अस्थि से और एक उपास्थि से। तो ये अस्थि मतलब हड्डी जो होता है यह कठोर होता है, और उपास्थियां जो होता है ये थोड़ा मुलायम हड्डी होता है। तो ये दोनों से, अस्थि और उपास्थि से मिलकर आपका कंकाल बनता है। तो ऐसे जीव को हम लोग कशेरुकी जंतु कहते हैं। तो आपने देखा कशेरुकी जंतु में। अब है आपका अकशेरुकी जंतु। अकशेरुकी में कि वो जीव जिसका कंकाल जो है अस्थि और उपास्थि का नहीं बना होता है। फिर से समझे, अकशेरुकी जंतु से कहते हैं जिसका शरीर आपको हड्डी और उपास्थि जैसे कार्टिलेज कहते हैं उससे नहीं बना होता है, वैसे जीव को अकशेरुकी जंतु। जैसे आप सीधा समझ लीजिए जिसके शरीर में हड्डी नहीं मिलता है। तो जैसे में केचुआ, केकड़ा, दीमक, बिच्छू, ये जो हम लोग देखते हैं इसके शरीर में आपको हड्डी नहीं मिलेगा। तो केचुआ, केकड़ा, दीमक, बिच्छू ये सभी जो हैं आपको कशेरुकी जंतु में यह आते हैं। पोषण के आधार पर वर्गीकरण को हम लोग देखेंगे कि यह दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी को ही हम लोग आत्मपोषी भी कहते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है और अपना जीवन यापन चलाता है। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। जैसे एक जीव है युगलीना, ध्यान रखिएगा, एक जीव है आपको युगलीना। युगलीना एक जीव है और ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, क्योंकि इसके शरीर के अंदर में जो शरीर के ऊपरी परत है उस पर क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, जिसके कारण वह सूरज की रोशनी से वह अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। लेकिन परपोषी जो होता है वो दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग हो गए, मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, पक्षी हो गया, ये सभी अपने शरीर का पालन करने के लिए उनको भोजन की जरूरत होती है, तो हम सभी परपोषी में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है कोशिका के आधार पर वर्गीकरण। ध्यान रखिएगा कि यह पहला था पोषण के आधार पर, तो दो भाग स्वपोषी और परपोषी। उसी तरह से कोशिका के आधार पर वर्गीकरण, तो कोशिका के बारे में कह रहा है। तो कोशिका भी आपका दो प्रकार का होता है, एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय जंतु उसे कहते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, एकमात्र कोशिका से बना होता है, जिसको हम लोग इस आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हम लोग को सूक्ष्मदर्शी चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, तभी उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे में अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम, ध्यान रखिएगा, अमीबा, युगलीना और पैरामीशियम जो जीव है वो सभी एक कोशिकीय जंतु हैं। ठीक उसी तरह से बहुकोशिकीय जंतु जिसमें बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना है, बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना है, जिसको हम लोग अपने इस आंखों से देख सकते हैं। तो जैसे में स्पंज, स्पंज जो है यह बहुकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट है प्रजनन के आधार पर। ध्यान रखिए, प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण। तो प्रजनन के आधार पर कहता है कि इसमें भी बच्चा जो पैदा करता है वो दो तरह से, इस धरती पर जो जीव है दो तरह से बच्चा पैदा करते हैं। एक वो जीव जो अंडा देता है, अंडायुज कहते हैं। एक वो जीव है जो अंडा देता है। तो अंडा कौन कौन देता है? तो आप देखिएगा, छिपकली है, मेढक है, पक्षी है, ये सभी जो है वो अंडा देती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जरायुज, जरायुज उसे कहते हैं जो अंडा नहीं देता है बल्कि डायरेक्ट बच्चा देता है। तो वो आता है तो उसे, जो बच्चा डायरेक्ट देता है उसे जरायुज कहते हैं। जैसे हाथी हो गया, गाय हो गया, मनुष्य हो गया, ये सभी इत्यादि। इत्यादि मतलब ये सभी में आपको आ जाएगा। जो अंडा देता है उसको हम लोग कहेंगे अंडायुज, और जो बच्चा डायरेक्ट देता है उसको कहेंगे जरायुज। अब नेक्स्ट है वास स्थान के आधार पर वर्गीकरण। वास स्थान मतलब जहां जीव जंतु निवास करते हैं, तो सभी का अलग अलग ढंग होता है। तो उसके आधार पर हम लोग इसको 5 भागों में बांटते हैं। एक स्थलीय, जलीय, मरुस्थलीय, स्तनधारी और वायवीय। तो स्थलीय उसे कहते हैं कि इसमें कहता है कि स्थलीय में आप कह सकते हैं कि जो जमीन कहिए या स्थल कहिए,
पर वहाँ पर अपना जीवन यापन करता है, यानी कि जंतु स्थलीय जंतु कहलाते श्रेणी में आते हैं, जो जमीन के ऊपर रहता है। तो जैसे में मनुष्य, छिपकली, चूहा, बंदर, जो भी है, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, ये सभी अनेक जंतु आते हैं और इनका सभी का आवास स्थल रहने का जगह कौन है? वो स्थल ही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वास स्थल। यानी कि आप सीधा कह सकते हैं जो भी जीव धरती के ऊपर रहते हैं उसे हम लोग वास स्थल कहते हैं, वैसे जीव को। जैसे दूसरा है जलीय, वैसा जीव जो पानी में रहते हैं उसे हम लोग जलीय जीव कहते हैं। तो उसमें मछली हो गया, स्पंज हो गया, ये दोनों। तीसरा है मरुस्थलीय, वैसे जीव जो रेगिस्तानी इलाका में रहते हैं। तो रेगिस्तानी इलाका वाला जो जीव है वो ऑटोमेटिक गर्मी बर्दाश्त करता है, तो वो जीव कहलाएंगे ऊंट और विषैला छिपकली। एक हम लोग के घर में छिपकली होता है वो, और एक आपको राजस्थान में जो पाया जाता है छिपकली, वो बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है, इसीलिए कहा गया विषैला। स्तनधारी, अब स्तनधारी जीव किसे कहते हैं? सबसे पहले यह जानिए कि जो बच्चा पैदा करता है, यानी कि आप देखेंगे स्तनधारी जीव उसे कहते हैं जो बच्चा पैदा करता है। और दूसरा कि उसके शरीर के ऊपर बाल होता है, जैसे हम लोग का देखिए ये बाल हो गया, यहाँ बाल हो गया, हर जगह तो केस ही केस है। इसके अलावा स्तन ग्रंथि भी होता है। स्तन ग्रंथि जिस तरह से छाती में नेपुल होता है, जैसे महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी तरह से मनुष्य भी दूध तो नहीं पिलाता है लेकिन उसका भी छाती में नेपुल होता है, काला काला वाला जो होता है, तो उसे स्तन ग्रंथि कहते हैं। तो इसमें सभी आ गए स्तनधारी में जो भी हैं। तो स्तनधारी को कैसे पहचानेंगे? एक तो वो बच्चा पैदा करता है, उसके शरीर पर बाल होता है और उसके स्तन होता है। तो इसमें आपको गाय, हिरण, चूहा, हाथी, चमगादड़, मनुष्य इत्यादि आप कह सकते हैं। अब वायवीय जंतु जो है, तो वायवीय जंतु उसे कहते हैं जो अपना अधिकतर समय हवा में ही वो बिताते हैं। तो हवा में कौन उड़ता है भाई? तो वो पक्षी है, ड्रैको है, ये सब जो पक्षी, जो भी पक्षी है उड़ती है, वो सभी वायवीय जंतु कहलाते हैं। तो इस तरह से हमारी कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाया जाए। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए, और आपको वीडियो कैसा लगे लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।